सो हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आईआईटी एग्जाम इकोनॉमिक्स 2021 पेपर में जो भी मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन आए हैं वो डिस्कस करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लाइक एग्जाम में टोटल 60 क्वेश्चन आते हैं, उसमें मुझे लगता है कम से कम 20 के अराउंड क्वेश्चन होंगे जो मैथ्स के होंगे। अभी करेंगे सॉल्व, तो आप लोग देखेंगे। सो सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आईआईटी एग्जाम इकोनॉमिक्स 2021 पेपर की। सो ये हमारे पास है ये पेपर, और चलिए डिस्कस करते हैं। तो यहाँ से मैथ्स के क्वेश्चन कहाँ स्टार्ट है। सो ये थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। आईआईटी एग्जाम 21 इकोनॉमिक्स, थर्ड क्वेश्चन। सो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। ओके, सो नाउ इट इज फाइन आई थिंक। सो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि x1 x2 xn be realization of randomly drawn sample of size n with sample mean x bar and k be the real number other than x bar, ठीक है। so s1 s2 be sum of the squared deviations defined as, so s1 क्या है आपका समेशन xi minus x bar होल स्क्वायर, मतलब xi में से आपने जितने भी xi x bar घटाए फिर स्क्वायर करके ऐड कर दिया। यहाँ क्या किया, xi minus k होल स्क्वायर आई फ्रॉम 1 to n। तो पूछ रहा है कि S1 S2 में क्या रिलेशन है। तो एक्चुअली यहाँ पे जस्ट एक रिजल्ट है, मतलब इसमें सी ऑप्शन करेक्ट दे रखा है की में। सो एक रिजल्ट जस्ट एक थ्योरम होता है कि लाइक थ्योरम ये है कि जो समेशन एक्स आई माइनस, अगर मान लो कोई भी नंबर जैसे के की बात कर ले, एक्स माइनस के होल स्क्वायर, या यहाँ पे मैं ले लो चलो कुछ और, सपोज थीटा लेते हैं, डिफरेंट केस है। सो एक्स आई माइनस थीटा होल स्क्वायर आई फ्रॉम 1 to n, ये जो होगा मिनिमम होगा व्हेन थीटा इज एक्स बार। मतलब कहने का मतलब क्या है, दैट इज कि समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ये हमेशा मिनिमम होगा किसी भी और से। तो के आप कुछ भी ले लो एक्स बार के अलावा, इसमें क्या होगा कि एक्स आई माइनस के से के स्क्वायर से, इससे हमेशा ये क्वांटिटी छोटी होगी, ये हमेशा है, थ्योरम है। जैसे अगर आप रैंडम वेरिएबल टर्म में देखोगे तो ई ऑफ एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, ये जो है दिस इज मिनिमम व्हेन ए इज ई एक्स मीन। तो सिमिलर टाइप का रिजल्ट है, तो यहाँ भी वैसे ही है कि ये क्वांटिटी मिनिमम होगी अगर थीटा एक्स बार होगा, तो जहां एक्स बार है वो मिनिमम है, घटा दो ये मिनिमम रहेगा। तो S1 लेस देन S2 होगा किसी भी केस में, चाहे के कुछ भी हो जाए एक्स बार के अलावा, S1 हमेशा लेस देन S2 होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यू हैव अ बजट ऑफ 4000, ठीक है। सो यू हैव बजट ऑफ 4000 एंड वुड लाइक टू परचेज एलपीजी सिलेंडर फ्रॉम अ लोकल सेलर हु चार्ज ₹50 पर सिलेंडर। द सेलर हैज अ सब, तो पहला सिलेंडर का 50 रुपए पड़ेगा। The seller has subsidy scheme by which if you return the empty cylinder purchased from him, you will get a refund of 20 per cylinder। अच्छा, तो अब क्या बोल रहा है कि you cannot borrow money from anyone, so the maximum number of cylinders you can purchase। उसके बाद 4000 रुपये टोटल है, देखिए टोटल 4000 है, वो कहीं और से ले नहीं सकता, तो 4000 रुपये ही है उसके पास। अब वो पहला सिलेंडर जब खरीदेगा तो 50 रुपए देगा, जब दूसरा सिलेंडर खरीदेगा वो कितने रुपए देगा वो, अब बताओ। सो जब दूसरा सिलेंडर वो खरीदेगा तो पहला सिलेंडर एम्प्टी रिटर्न करेगा उसको, तो कितने रुपए, 20 रुपए इसके रिफंड मिल जाएंगे, और 50 रुपए का सिलेंडर 30 ही पड़ेगा। एक्चुअली आप देखोगे 30 रुपए पर सिलेंडर पड़ेगा आगे। आप जितने सिलेंडर नेक्स्ट लेगा, मान लो एनवा सिलेंडर जो ले रहा है ना, तो वो भी N-1 सिलेंडर रिटर्न करेगा, तो 20 रुपए रिफंड मिले तो उससे। सो कहने का मतलब 30 रुपए हर सिलेंडर में पड़ेगा एन माइनस, मैं मान रहा हूँ एन सिलेंडर खरीदा उसने, मैक्सिमम एन सिलेंडर खरीद सकता है, तो एक सिलेंडर 50 का खरीदा, बाकी N-1 सिलेंडर वो 30 का ही लेगा, फिर रिटर्न कर देगा। अच्छा, पैसा कहीं से ले नहीं सकता वो, तो इसके पास जो पैसे बचे होंगे उनमें से, मतलब मैंने टोटल एन सिलेंडर मैक्सिमम पूछा ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ सिलेंडर कितना हो सकता है, मैंने मान लिया कि या अभी चलो एन नंबर ऑफ सिलेंडर उसने खरीदा, तो पहला सिलेंडर 50 का और बाकी सिलेंडर्स पीछे वाला रिटर्न करता जाएगा और फिर ये मिलता जाएगा, इस तरह से समझ सकते हैं आप। सो टोटल N-1 है और लेस देन इक्वल टू 40, क्योंकि मैक्सिमम 4000 उसके पास है, इससे ज्यादा नहीं है। तो ये चेक करते हैं कितना आता है। सो 50 प्लस 30 N माइनस 30 लेस देन इक्वल टू दिस, सो
ये हो गया 20 प्लस 30n लेस देन इक्वल टू 4000। सो यहां से आ गया आपके पास, घटा लीजिए, 30n लेस देन इक्वल टू 4000 माइनस 20, 3980, एंड n इज लेस देन इक्वल टू 3980 अपॉन 30। डिवाइड कैंसिल कर देते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, फिर 2 कैरी बचेगा, सो 2/3 मतलब 0.6 हो गया। सो 132.6। अब 132.6 सिलेंडर तो कट देगा नहीं, तो इसका मतलब n की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो 132 हो सकती है। तो मैक्सिमम 132 सिलेंडर वो खरीद सकता है इस तरीके से, क्योंकि आखिरी वाला सिलेंडर जब वो खरीदेगा तो एम्प्टी नहीं रिटर्न करेगा उस टाइम पे नहीं कर पाएगा, वो बाद में करेगा, तो इसलिए वो काउंट नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज होमोजेनियस एंड एग्जैक्ट, नाइदर सेपरेबल नॉट एग्जैक्ट, एग्जैक्ट एंड नॉट होमोजेनियस, होमोजेनियस एंड नॉट एग्जैक्ट। बोलो होमोजेनियस समझते हैं क्या होता है। तो होमोजेनियस होने के लिए क्या है ना, जो dx का कोएफिशिएंट डिग्री देखिए, इसका डिग्री 3 है, इसका डिग्री 3 है, इसका डिग्री 3 है, इसका डिग्री 3 है। डिग्री समझ आता है ना, पावर, यहाँ पे एक्स वाई दोनों वेरिएबल, एक्स का पावर 1 वाई का पावर 2, तो इस टर्म की डिग्री 3 है, इस टर्म की डिग्री 3, इस टर्म की डिग्री 3, इस टर्म की डिग्री 3, तो सारी डिग्री इक्वल है, तो होमोजेनियस तो है ही। तो जहां होमोजेनियस नहीं कह रहा है वो ऑप्शन आउट हो गया, जो कह रहा है होमोजेनियस नहीं है वो आउट हो गया। होमोजेनियस है, या दूसरा तरीका अगर आप देखना चाहो, सो डी वाई बाई डी एक्स अगर आप यहाँ से निकाल लोगे, सो ये आएगा माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड कीजिए आप, सो माइनस ये हो जाएगा 3x² प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3x y², ये क्वांटिटी है। अब आप यहाँ एक डेफिनेशन होता है, ये एक फंक्शन है होमोजेनियस फंक्शन, होमोजेनियस फंक्शन का डेफिनेशन बता रहा हूँ। सो एक फंक्शन होमोजेनियस फंक्शन होता है अगर एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई पुट करेंगे तो लैम्डा की पावर m एफ ऑफ एक्स वाई आ जाएगा, तो ये बोलते हैं हम कि दिस इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री m। तो यहाँ आप चेक करेंगे तो न्यूमरेटर होमोजेनियस फंक्शन है डिग्री 3 का, डिनोमिनेटर भी होमोजेनियस फंक्शन है डिग्री 3 का, सो या ऑर्डर 3 का आप समझ लीजिए। सो यहाँ पे क्या होगा, ये टोटल जो रेशियो है डिग्री 0 का है। तो यहाँ से डेफिनेशन होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का कि dy by dx is equal to fxy। So this is homogeneous differential equation if fxy is a homogeneous function of degree 0। तो जो रेशियो है यहाँ डिग्री 3 बाद में 0 हो जाएगी पावर, आप चेक करो। तो इसको ये मान के देखो, ये करोगे तो लैम्डा की पावर 0 आएगी, ठीक है। या और एक और तरीका, दूसरा तरीका है, एक तो ऐसे देख सकते थे आप, दूसरा ये तरीका है, तीसरा तरीका ये है कि एक डेफिनेशन ही होता है कि dy बाई डी एक्स को अगर आप लिख देते हो फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स में, तो ये होमोजेनियस होता है। ये डेफिनेशन है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये डेफिनेशन है होमोजेनियस फंक्शन का, और ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ y अपॉन एक्स। देख लो यहाँ आप एक्स क्यूब न्यूमरेटर में कॉमन ले लो और एक्स क्यूब डिनोमिनेटर में, तो आपको सिंपली ये y अपॉन एक्स का ही फंक्शन दिख जाएगा। आप जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा, देखिए क्या आएगा, एक्स क्यू कॉमन ले लो आप, सो यहाँ बचेगा 3y अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स क्यूब अपॉन, माइनस बाहर है, 1 प्लस 3y² अपॉन x², इस तरह से। सो ये हमारा ठीक है, जहां भी देखेंगे वाई अपॉन एक्स साथ में होमोजेनियस फंक्शन तो है, ठीक है। अब बचता है एग्जैक्ट क्या होता है, तो एग्जैक्ट क्या होता है कि एग्जैक्ट अगर आप चेक करेंगे तो एग्जैक्ट के लिए कंडीशन है, सो लेट मी कम हियर, तो 8वां क्वेश्चन डिस्कस कर लें। तो होमोजेनियस के लिए कंडीशन था कि dy बाई डी एक्स को अगर आप एफ वाई अपॉन एक्स दिखा दो, सो दिस इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और एग्जैक्ट के लिए क्या होता है, मान लो m एक्स वाई डी एक्स प्लस n एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये एग्जैक्ट कब होगा, दिस इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन if and only if del m upon del y is equal to del n upon del x। तो इसको आप y से डिफरेंशिएट करो, इसको आप x के रेस्पेक्ट में, डेल क्यों लगाया, पार्शियल डेरिवेटिव, बिकॉज दो वेरिएबल है, तो यहाँ से आप डिफरेंशिएट कर लीजिए, यहाँ चेक कर लेते हैं। तो इसको आप डिफरेंशिएट करो y के रेस्पेक्ट में, तो आएगा आपका 3x² प्लस 3y²। इसको डिफरेंशिएट करो x के रेस्पेक्ट में, 3x² प्लस 3y²। चेक कीजिए दोनों सेम है, इसका मतलब ये एग्जैक्ट भी है, तो होमोजेनियस भी है, एग्जैक्ट भी है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ए एन बाउंडेड है तो क्या कन्वर्जेंट होगा, नहीं, जैसे -1 की पावर n। एग्जाम्पल्स गलत प्रूफ कर दे रहा हूँ, तो जैसे पहला ऑप्शन गलत क्यों है,
-1 की पावर n एक सीक्वेंस है जो बाउंडेड है। अगर आप इसकी है ना मॉड्यूलस लोगे तो इसे लेस देन इक्वल टू 2, n कुछ भी ले लो आप। सो ये बाउंडेड है तो बट कन्वर्जेंट है क्या? नहीं, ये गलत ऑप्शन है। एन अगर कन्वर्जेंट है तो क्या मोनोटोनिक होगा? चलो -1 की पावर n अपॉन n ले लो सीक्वेंस। अब ये सीक्वेंस जो आप n की वैल्यू चेंज करते जाओ तो एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव एक बार मतलब ऊपर नीचे हो रहा है। मोनोटोनिक मतलब क्या है? इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, दोनों नहीं, ये दोनों है। मतलब एक बार ऊपर जाएगी एक बार नीचे, ऊपर मतलब लाइक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऐसे वैल्यू बढ़ती घटती जाएगी और स्टिल ये कन्वर्जेंट है। तो बोल रहा है कि कन्वर्जेंट है तो क्या मोनोटोनिक होना जरूरी है? नहीं, ये कन्वर्जेंट है, मोनोटोनिक नहीं है, तो ये गलत हो गया। an is a convergent sequence and converges to 0, then series n is convergent। अगर an कन्वर्जेंट, an की लिमिट 0 पे जा रही है तो क्या सीरीज an कन्वर्जेंट होगी? देखिए दो कन्वर्जेंट है, एक सीक्वेंस का कन्वर्जेंस होता है, एक सीरीज का कन्वर्जेंस होता है। तो सीरीज कन्वर्जेंट का मतलब ये है कि उसका सम फाइनाइट आएगा। सीक्वेंस कन्वर्जेंट का मतलब उसकी लिमिट लगाओगे तो कोई फाइनाइट नंबर आनी चाहिए। तो an की लिमिट 0 पे जा रही है तो क्या समेशन an कोई फाइनाइट नंबर आएगा? ये बोलना पूछना चाह रहा है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लो समेशन 1/n, तो इसमें 1/n 0 पे जा रही है बट समेशन 1/n इनफाइनाइट आता है, इन्फिनिटी आता है। तो दिस इज नॉट नॉट कन्वर्जेंट, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। तो लास्ट यही बचा कि an इज अ कन्वर्जेंट। अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो सीक्वेंस an कन्वर्जेंट होगी 0 पे जाएगी। देखिए इसी का कन्वर्स स्टेटमेंट c था, तो c ट्रू नहीं है, d ट्रू है कि अगर समेशन an कन्वर्जेंट हुआ, ये थ्योरम है, अगर कन्वर्जेंट हुआ तो an को 0 पे ही कन्वर्ज करना पड़ेगा। मतलब सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसका जो टर्म है यहाँ पे an, वो n टेंस इनफिनिटी पे 0 को ही अप्रोच करेगी। सो दिस इज दैट्स व्हाई दिस करेक्ट। 10th पे आते हैं, तो 10th क्या कह रहा है कि दिस नॉर्म, ये नॉर्म को एज अ डॉट वो ले सकते हैं, मॉड्यूलस जब वेक्टर में आ जाता है ना, वेक्टर वेक्टर ए, तो यहाँ ये ऐसे ही लिख रहा है यू नॉर्म, या मैं बोल दूं इसे वेक्टर यू का मॉड बोलते हैं ना, तो ये ऐसा लिख रहा है। ये सेम थिंग, तो आप इसको ऐसा समझ लो, आपने वेक्टर पढ़ा होगा वेक्टर कैलकुलस, सो ये ऐसा समझ लो आप। एंड ये जो दिख रहा है आपको, ये मान लो कहीं यू वी है तो इसका मतलब वो यू डॉट वी है एक्चुअली। आप ऐसे समझो कि डॉट प्रोडक्ट है वेक्टर का, ये जो दिख रहा है ना स्टैंडर्ड नॉर्म, तो नॉर्म का मतलब आप समझो मैग्नीट्यूड। और ये जो कह रहा है कि इनर प्रोडक्ट, इसका मतलब समझो आप डॉट प्रोडक्ट इन आर एन रेस्पेक्टिवली। सो इफ यू एंड वी, इस लेवल पे आगे जाकर मतलब मीनिंग और भी है, बट अभी आप ये समझो। सो यू वी बिलोंग्स टू आर क्यू सच दैट नॉर्म यू नॉर्म वी मतलब मॉड यू मॉड वी मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर यू मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर वी आर 2। सो कह रहा है एंगल बिटवीन यू एंड वी इज 5/3, ये भी दे रखा है, पूछ रहा है क्या होगा इनमें से, तो देख लो। तो मैं 1/a से स्टार्ट करता हूँ, जैसे आप सोचोगे ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन टिक किया हो क्योंकि मैंने आंसर की से मैच किया ताकि मेरा आंसर भी सेम है। सो जस्ट आप क्या करो, इसको वेरीफाई करना ना, तो एक काम करते हैं, एक फॉर्मूला होता है मॉड यू का स्क्वायर को आप लिख सकते हो यू डॉट यू, या अगर इसके नोटेशन में लिखूं तो यू कॉमा यू नॉर्म मतलब इनर प्रोडक्ट ऑफ यू एंड यू, तो इसको आप ये लिख सकते हो, या वही बात है आप लिखो मॉड्यूलस ऑफ यू स्क्वायर। सो क्या होगा अब, यहाँ से स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो आप। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, या जस्ट आप इसी को यूज करो कि u माइनस वी, मैं वेक्टर ही लिखता हूँ किसका स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हो u माइनस वी डॉट u माइनस वी। सो इसको सॉल्व करो, अब u डॉट u मॉड u स्क्वायर, फिर u डॉट v तो माइनस में u भी होगा। सो ये माइनस में u डॉट v होगा, माइनस में v डॉट u हो गया, प्लस में मॉड v स्क्वायर या नॉन v स्क्वायर। सो ये तो अब देखो यहाँ पे कितना है, ये तो 2 दे रखा है ना, स्क्वायर 4 हो जाएगा ना, स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये भी स्क्वायर 4 हो जाएगा, इधर लिख दिया। और ये -2 टाइम यू डॉट वी, यू डॉट वी का डेफिनेशन क्या है, मॉड यू मॉड वी कॉस थीटा, ये ना ए डॉट बी का डेफिनेशन मॉड बी कॉस थीटा। तो 4 4 8 -2 मॉड यू, यू का मॉड 2 वी का मॉड 2 कॉस 60 मतलब साइन 30 1/2, तो यह 8 -4 4 आ गया, तो इसका स्क्वायर 4 आया, तो u माइनस वी जो होगा उसका मॉड 2 आ गया, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब बोल रहा है u डॉट बी √3 आएगा, तो यहाँ से देख लेते हो u डॉट बी निकाल रहे थे हम, मॉड यू मॉड बी कॉस थीटा, सो मॉड यू मॉड बी कॉस थीटा, तो कितना आ रहा था ये 2 आएगा, ये कह रहा है 2√3 है, गलत कह रहा है। अब u माइनस वी का नॉर्म 2√3 है क्या, ये भी गलत है क्योंकि हमारा 2 आया है, तो बचा डी, सही है। अब चेक करना कैसे, तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने किया अब u माइनस वी के लिए, वैसे u प्लस वी के लिए आप कर लो, आ जाएगा।
चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। तो ये स्टैटिस्टिक्स का है। एक्स बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल ऑन जीरो बी इंटरवल पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इफ द क्रिटिकल रीजन फॉर टेस्टिंग द नल हाइपोथेसिस एच नॉट, मतलब क्या, एक एच नॉट एक स्टेटमेंट है, एच वन उसका अगेंस्ट स्टेटमेंट है, अपोजिट। सो अगेंस्ट द ऑल्टरनेटिव, मतलब एक कह रहा है कि बी टू होगा, एक कह रहा है बी टू नहीं होगा, तो आपको चेक करना है कंडीशन के हिसाब से क्या ट्रू है। सो अब कह रहा है क्रिटिकल रीजन क्या है। क्रिटिकल रीजन का मतलब आप एच नॉट को रिजेक्ट कब करोगे, एच नॉट गलत कब होगा, जब एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0.1 हो या एक्स की वैल्यू मोर देन इक्वल टू 0.1। x is a value of single draw of random variable x, then probability of type 1 error। इसका सिंपल फॉर्मूला है, टाइप 1 एरर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है probability of rejecting h नॉट when h नॉट is true। ठीक है, रिजेक्ट कर रहे हो आप, ये रिजेक्शन रीजन दे रखा है, या तो x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0.1 हो जाए, या x की वैल्यू मोर देन इक्वल टू 1.9 हो जाए, गिवन h नॉट इज ट्रू। आपको गिवन है कि b की वैल्यू 2 है, तो बी टू है, मतलब आपका डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया अब, यूनिफॉर्म 0 2। यूनिफॉर्म 0 2 में पीडीएफ क्या होता है, 1/b-a, तो 1 यहाँ 2 - 0, सो 2 आ जाएगा कब, जब x की वैल्यू 0 से 2 में है। ये पीडीएफ होती है यूनिफॉर्म में, कि 1/2 आएगी जब x की वैल्यू 0 से 2 में है। तो अब यहाँ पे देखते हैं हमें क्या जरूरत है। तो बोल रहा है x, तो इसको अलग अलग कर लेते हैं, दोनों डिसजॉइंट सेट है। तो x लेस देन इक्वल टू 0.1 प्लस प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू 1.9। सो यहाँ से आ जाएगा x लेस देन इक्वल टू 0.1 क्या होगा। सो जब इसको आप सॉल्व करोगे, इंटीग्रेट कर लो चाहो तो 0 से 0.1, क्योंकि यहाँ 0 से 2 में ही ले सकती है वैल्यू x की। तो बोल रहा है लेस देन इक्वल टू 0.1, तो 0 से 0.1 1/2 dx। ये बोल रहा है मोर देन 1.9, तो 1.9 से मैक्सिमम 2 तक जा सकती है, और पीडीएफ है 1/2 dx। सॉल्व कर लीजिए इसको इंटीग्रेट करके, तो ये आ जाएगा 0.1/2, और ये आ जाएगा 0.1/2। तो फाइनली 0.1 आ जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है इसका, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। सो इसने बी की में बी आंसर दे रखा है। सो जस्ट प्रोबेबिलिटी निकालना था, रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू। तो बी टू गिवन है, तो बी को यहाँ 2 रख देना है, तो चेक करना है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ओके, सो नेक्स्ट, let x be uniformly distributed random variable on a b। अच्छा वो ऐसे ही क्वेश्चन है, लेकिन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ए बी इंटरवल पे। द वैल्यू ऑफ एन इंडिपेंडेंटली ड्रॉन सैंपल ऑफ साइज 5। सो वैल्यू ऑफ एन इंडिपेंडेंटली ड्रॉन सैंपल ऑफ साइज 5, मतलब 5 सैंपल ड्रॉ किया फ्रॉम एक्स आर्ग्यूमेंट। पहले सैंपल में जो वैल्यूज मिली मुझे 1.3, 0.8, 9.5 रैंडम वेरिएबल्स है। x1 की वैल्यू 1.3 है, x2 की वैल्यू 0.8 है, x3 की वैल्यू, थर्ड रैंडम वेरिएबल x3 की वैल्यू 9.5 है, x4 20.2 है, x5 8.2 है। अब a cap and b cap denote the MLE, maximum likelihood estimator, for the parameters a and b respectively। then देखो MLE क्या होता है, एक लाइक्लीहुड फंक्शन डिफाइन, पहले तो आप पीडीएफ लिख लो। तो इसका जब आप पीडीएफ लिखोगे तो होता है 1/b-a, बताया था मैं ऊपर, 1/b-a, एक्स की वैल्यू ए से बी में होगी। तो एक होता है लाइक्लीहुड फंक्शन। लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होता है, जो पैरामीटर का फंक्शन होता है। इसमें क्या है कि आपको इसको मल्टीप्लाई करना है कितनी बार, जितने सैंपल आपने ड्रॉ किया। सैंपल साइज 5 का ड्रॉ किया, इसका मतलब ये होता है fx1 fx2 इस तरह fx5 तक। तो वैल्यू तो बी माइ एक्स पे डिपेंड तो कर नहीं रहा है, तो इस ये क्या हो जाएगा 1/b-a की पावर 5, और हर एक्स आई, चाहे x1 हो, x2 हो, x3 x4 हो, सबकी वैल्यू a से b के बीच में होगी। अब यहाँ वेरिएबल a b है, लाइक्लीहुड फंक्शन में पैरामीटर मैटर करता है, ए एंड बी आर पैरामीटर। ठीक है, सो वो यहाँ दिख रखा है, तो वो मैटर करेगा। सो आपको क्या करना है, आप a की वैल्यू निकाल दो। यहाँ a क्या है, लेस देन इक्वल टू एक्स आई है, तो a सबसे छोटा है, x1 से भी छोटा है, x2 से भी छोटा है, x3 से भी, x4 से भी, x5 से भी। तो इसका एक कॉमन सॉल्यूशन क्या होगा, जब आप देखेंगे कि सबसे छोटा, तो कॉमन सॉल्यूशन होगा जो इनमें मिनिमम होगा। x1 x2 x3 x4 x5 की अलग अलग वैल्यू है, तो ai सबसे छोटा है, मतलब उन सबसे छोटा है। तो क्या होगा, ai उनसे भी छोटा होगा जो सबसे मिनिमम है। कहने मतलब ये बोल रहा हूँ मैं कि a इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ x1 x2 x5, क्योंकि हमें बता रखा ना सबसे छोटा है, यहाँ दिख रहा है कि एक्स आई की वैल्यू ए से बी में होगी, तो ए सबसे छोटा है, तो ए दिस है। ऐसे ही बी के लिए सोचो आप, बी मोर देन इक्वल टू ईच एक्स आई है,
तो बी x1 से भी ज्यादा है, x2 से भी ज्यादा है, x3 से भी ज्यादा, x4 से भी ज्यादा, तो x5 से भी ज्यादा, तो उन सब में जो सबसे ज्यादा होगा उससे भी ज्यादा होगा। तो ये मैक्सिमम ऑफ x1 x2 xn है। अब आप यहाँ देखोगे तो ये जो फंक्शन है एमएलए का मतलब क्या होता है कि पैरामीटर की वो वैल्यू जिसके लिए आपका फंक्शन मैक्सिमम हो जाए। तो आप चेक करोगे तो ये फंक्शन जो है लाइक्लीहुड फंक्शन ए बी के टर्म में, बी अभी फिक्स कर लो आप, तो ए के रेस्पेक्ट में ये फंक्शन क्या होगा, आप डिफरेंशिएट करके देख लो ए के रेस्पेक्ट में और चेक करो डेरिवेटिव क्या होगा इसका। तो ये फंक्शन जो होगा ए के रेस्पेक्ट में इंक्रीजिंग आएगा, ठीक है। और यही फंक्शन बी के रेस्पेक्ट में डिक्रीजिंग आएगा, डेरिवेटिव करके देख लो। मतलब मैं बोलूँ एल डैश ए, मैं बी को कांस्टेंट मान लेता हूँ, तो ये आपका आएगा मोर देन जीरो, एल डैश बी ये आएगा लेस देन जीरो। अब चेक करो, तो जब एल डैश ए निकाल रहा हूँ लाइक्लीहुड फंक्शन का डेरिवेटिव ए के रेस्पेक्ट में, जब बी को कांस्टेंट मान के, तो उस केस में आपका ये इंक्रीजिंग फंक्शन आएगा और ये डिक्रीजिंग आएगा। तो कोई इंक्रीजिंग फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, और यहाँ ए की वैल्यू फिक्स कर रखा है कितना, लेस देन इक्वल टू ये होगा, तो मोर देन इसकी वैल्यू यहाँ से लेस होगी मिनिमम। तो देखो सिंपल, ए की मिनिमम कौन सा है इन सब में, इन सब में मिनिमम है 0.8, तो ए की जो एमएलई होगी 0.8 होगी, मतलब ए की वैल्यू सबकी मिनिमम लोगे तो उस पर ये लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम हो जाएगी। इसके लिए थोड़ा सा बहुत थ्योरी पढ़ना पड़ेगा लाइक्लीहुड फंक्शन का डिटेल में जाने के लिए। सिमिलरली बी जो होगा ये मैक्सिमम इसकी जो है, तो मिनिमम क्या है 0.8, इसलिए ए की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी और बी की वैल्यू जो मैक्सिमम है वो हो जाएगी, इसलिए ए करेक्ट है। तो मतलब यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो आपको दिखेगा कि ओके ए की वैल्यू है माइनस इनफिनिटी से मिनिमम ऑफ दैट, तो जो लार्जेस्ट वैल्यू ए की पॉसिबल है उस पर मैक्सिमम होगा क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है। बी क्या है, मिनिमम से इन्फिनिटी तक है, तो सॉरी मैक्सिमम मतलब कहने का मतलब ये है कि बी का इंटरवल जो है मैक्सिमम ऑफ ऑल टू इन्फिनिटी, और डिक्रीजिंग फंक्शन है, so जो फंक्शन डिक्रीजिंग है तो लार्जेस्ट वैल्यू कहाँ होगा, लेफ्ट एंड पॉइंट पे। तो मुझे एट द एंड एमएलई में वर्ड मैक्सिमम क्यों यूज हुआ है, आपको लाइक्लीहुड को मैक्सिमाइज करना है इसीलिए। तो आप देखेंगे कि ए की वैल्यू जब आप ये लोगे मिनिमम ऑफ ऑल, पांच में सबसे छोटा है जो है वो, उसके लिए मैक्सिमम मिलेगा, और बी की वैल्यू इन पांचों में सबसे ज्यादा लोगे तो लाइक्लीहुड मैक्सिमम मिलेगा। तो ये इसका आंसर है। ओके, अब ये क्वेश्चन जैसे है कि बोल रहा है कि लेट W be a subspace of a vector space R cube over the field R spanned by these two vectors, so then which of the following vector lie in W। देखो सिंपल होता है, W के ये इस वेक्टर से स्पैन हो रहा है। स्पैन का मतलब ये होता है कि उस वेक्टर स्पेस का हर एलिमेंट इसका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, मतलब A टाइम 0-1 2 प्लस B टाइम 2-1 0। अब ए बी आप कोई भी रियल नंबर लेते जाओ, सो कहने का मतलब ये है कि W में जो भी एलिमेंट होगा इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो ए बी कुछ वैल्यू के लिए ऐसा हो जाएगा। तो आपको पूछ रहा है कि which one of the following vector lie in W। अब देख लो ये सब जो वैल्यूज हैं ये इसके लिए कब होंगी, तो आपको सिंपली चेक करना है कि जैसे यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी ना, मान लो पहले इक्वेशन बनेगी दिस इज इक्वल टू दिस, आप इसको इक्वल रख के देखो ए बी कुछ वैल्यू आ रही है क्या, आप इसी को फिर इसके इक्वल रख के देखो, देखो वैल्यू कुछ आ रही है क्या, इसको इसके इक्वल रख के देखो कुछ आ रही है क्या, इसको इसके इक्वल रख के कुछ आ रही है क्या। जब ऐसा करोगे आप तो आपको पता चलेगा यहाँ से ए बी ऐसा कोई यूनिक नहीं मिलेगा, यू एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऐसा कोई ए और बी नहीं होगा जो इसके इक्वल हो जाए, ऐसा कोई ए बी मिलेगा ही नहीं। बी के लिए भी ऐसे कोई ए बी नहीं मिलेगा जिसके लिए इक्वल हो जाए। सी के लिए देखो, आप सिंपली आप करके मैं दिखा देता हूँ सी के लिए, क्योंकि करेक्ट ऑप्शन जैसे दिखा देता हूँ अकॉर्डिंग डी भी करके दिखा दूंगा। तो जब मल्टीप्लाई करो आप, तो ये a इंटू जीरो, तो ये 0 प्लस बी इंटू 2, तो फाइनली इक्वेशन बनेगी, मतलब इसको मैं ठीक से लिख देता हूँ, तो ये हो गया 2b, यहाँ हो गया -a-b, और यहाँ हो गया 2a, ठीक है। सो इस तरह से, सो अब क्या है, अब ये किसके इक्वल है, 1-1 1, चेक करो अब, तो 2b इज इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू 1/2, 2a इज इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू 1/2। अब मैंने पहला और लास्ट यूज किया, बीच वाले पुट करके देखो सेटिस्फाई कर रही है क्या, तो -12 -1, यस। तो बाकी में ऐसे ही होगा, दो वैल्यू तो आ जाएगी, तीसरा सेटिस्फाई नहीं करेगा, जैसे डी में देख लो आप। क्या है 2b इज इक्वल टू 1, तो b इज हाफ, 2a इज इक्वल टू -1, तो a इज -हाफ, एंड अब बीच वाले में चेक करो -a-b, ये 1 आएगा क्या, चेक करो नहीं आएगा इसके लिए, है ना, कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 0 = 1, सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ऐसे ए बी के लिए होगा। तो सिर्फ ए बी की जो वैल्यू अगर कोई ऐसी मिल जाती है जिसके लिए ये लीनियर कॉम्बिनेशन में है,
सो दैट इज द आंसर। तो ओनली सी जो होगा ऐसा हो सकता है। आपको इक्वेट करना है इस चीज को, चार ऑप्शन से इक्वेट करना है। देखो ए बी किसमें एग्जिस्ट कर रहा है, ए बी की वैल्यू आप निकाल पा रहे हो यूनिकली, जो तीनों ही क्वेश्चन सेटिस्फाई करेगा। ओके, अभी कह रहा है कि एफ फंक्शन है, एफ जी आर से आर में फंक्शन है, डिफाइंड बाय एफ एक्स है एक्स ई की पावर माइनस एक्स, और जी एक्स है एक्स मॉड एक्स। तो कह रहा है कि एफ जी कॉन्वेक्स होगा। तो सिंपली अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे इसका, इसका ग्राफ ड्रॉ करना आसान है, बिकॉज मॉड खोल दो आप, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर जब एक्स मोर देन जीरो है, और माइनस एक्स स्क्वायर जब एक्स लेस देन जीरो है। तो यहां से क्या होगा कि अब वहां जी डैश एक्स निकाल लो आप। तो जी डैश एक्स निकालोगे तो 2x माइनस 2x, एक्स मोर देन इक्वल टू जीरो, एक्स लेस देन जीरो। जी डबल डैश एक्स निकालोगे तो 2 माइनस 2। सो यहाँ एक्स लेस देन जीरो, एक्स मोर देन नहीं, एक्स मोर देन इक्वल टू जीरो, एक्स लेस देन जीरो। ठीक है, इस तरीके से क्या क्या मिल रहा है। एक्चुअली अगर कॉन्वेक्स फंक्शन ये होता तो इसका डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होता। ठीक है, सो लाइक यहाँ पे आप ऐसे, मैं डायरेक्टली ऐसे नहीं बोल के आप ग्राफ बना के देख सकते हो। ग्राफ जो बनेगा वो इस तरह का है, इस तरह का शेप है, और इस तरह का शेप है। तो दिस इज नॉट कॉन्वेक्स फंक्शन, हमेशा इस तरह का शेप लेगा। सो दिस इज नॉट कन्वेक्स, तो ये ऑप्शन आउट हो गया। एफ कॉन्वेक्स है तो आपको चेक करना पड़ेगा। सो एफ का आप ग्राफ बना लो। ग्राफ कैसे बनाओगे, एफ डैश एक्स निकालो, उसको जीरो पुट करो आप क्रिटिकल पॉइंट। तो मैं ग्राफ डायरेक्टली बना देता हूँ। तो इसका ग्राफ कुछ आता है, तो आप जीरो रखेंगे तो वैल्यू जीरो मिलती है। और एफ डैश एक्स निकालोगे आप, तो एफ डैश एक्स आएगा आपका एक्स माइनस वन ई की पावर माइनस एक्स इक्वल टू जीरो रखोगे, एक्स बराबर वन इसका क्रिटिकल पॉइंट। और डबल डेरिवेटिव भी निकाल लो, डबल डेरिवेटिव निकालोगे तो आएगा एक्स माइनस टू ई की पावर माइनस एक्स। इसको वन रखने पे क्या मिलेगा, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है, मतलब मुझे मैक्सिमा मिलेगा। तो जब ग्राफ बनाओगे तो ये ग्राफ बनाओगे तो वन पे मैक्सिमा मिलेगा, बाकी घटता चला जाएगा। तो इस फंक्शन की वैल्यू वन पे मैक्सिमम होगी, उसके बाद घटती चली जाएगी। देखो अब क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ घट रहा है। तो ये मैं फिर से कहा, ऐसा शेप होना चाहिए कॉन्वेक्स होने के लिए, तो इसलिए जी भी कॉन्वेक्स नहीं है तो ये आउट हो गया। सॉरी, एफ कॉन्वेक्स नहीं है तो आउट हो गया, जी तो नहीं था पहले ही। तो एफ जी कोई भी कॉन्वेक्स नहीं है। अब कह रहा है एफ नॉट क्वासी कन्वेक्स, जी इज क्वासी कन्वेक्स। अब ये क्वासी कन्वेक्स क्या होता है, तो होता क्या है कि एक आप सेट लेंगे, लाइक एफ एक्स, चलो सेट ऑफ एक्स सच दैट एफ एक्स मोर देन इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। तो ये जो सेट होगा, दिस सेट शुड बी कॉन्वेक्स सेट। अब ये कॉन्वेक्स सेट क्या होता है, कॉन्वेक्स सेट क्या होता है, कोई सेट कॉन्वेक्स होगा अगर आप उसका कोई भी दो पॉइंट उठाओ तो उसके बीच के सारे पॉइंट उसी के अंदर होंगे। ये हो गया कॉन्वेक्स सेट। कॉन्वेक्स फंक्शन पहले चेक कर रहे हैं, दो अलग अलग चीज है, कॉन्वेक्स सेट और कॉन्वेक्स फंक्शन अलग अलग होता है। तो आप क्वासी कॉन्वेक्स का डेफिनेशन देख लो कि ये जो सेट, ये जो मैंने लिखा है, दिस सेट शुड बी अ कॉन्वेक्स सेट। तो सेट का मतलब ये है कि एफ एक्स मोर देन इक्वल टू ए है, ए कोई भी रियल नंबर आप ले रहे हो, तो ये जो सेट आना चाहिए कॉन्वेक्स आना चाहिए। तो अब ग्राफ बना, ग्राफ में देख लो। तो अगर मैं ग्राफ बना के देखता हूँ तो क्या होगा, जैसे आप यहीं पे ग्राफ ड्रॉ कर लो, तो एक्स मोर देन इक्वल टू ए है। सो एक्स मोर देन इक्वल टू ए लोगे तो आपका ये इंटरवल मिलेगा जिसके लिए मोर देन इक्वल टू ए है। सो ये एफ है। अच्छा, आई थिंक मैंने डेफिनेशन थोड़ा गलत लिखा है, ये लेस देन इक्वल टू होगा। सो यहाँ पे होगा लेस देन इक्वल टू, रिपीट, ये लेस देन इक्वल टू ए है। सो ये सेट हमेशा क्वासी कन्वेक्स होना चाहिए जब लेस देन इक्वल टू आप लेंगे। तो लेस देन इक्वल टू के अलावा यहाँ ये वाला इंटरवल आएगा, ये तो दो अलग अलग पार्ट आएंगे, दैट्स व्हाई इट इज नॉट कन्वेक्स। ये वाला और ये वाला इंटरवल आएगा, यहाँ से आगे, यहाँ से आगे। तो ये आप देख रहे हैं दो इंटरवल का यूनियन है, तो ये कभी कन्वेक्स नहीं होगा। दो इंटरवल का यूनियन जो है वो इंटरवल नहीं होता। इंटरवल एक कन्वेक्स सेट होता है, लेकिन ये इंटरवल नहीं है। तो इसीलिए जी नॉट क्वासी कन्वेक्स ट्रू हो गया, सॉरी, एफ नॉट क्वासी कन्वेक्स ट्रू हो गया जी के बारे में। अब कोई भी एक ए लो एफ एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स लो आप। तो लेस देन इक्वल एक्स लोगे तो ये पूरा नंबर सेट, ये सेट आएगा, कोई भी आप ले लो वहां से। तो ये हमेशा एक कनेक्टेड सेट आएगा, कहना मतलब ये कनेक्टेड सेट आएगा, इसका मतलब वो इंटरवल होगा। इंटरवल हमेशा कॉन्वेक्स सेट होता है। दो इंटरवल का यूनियन जरूरी नहीं कि इंटरवल हो, आप इंटरवल का डेफिनेशन पढ़ो। तो ठीक है, सो ये एफ क्वासी कन्वेक्स, ये डेफिनेशन में फिर से करेक्ट कर रहा हूँ, ये थोड़ा मैंने, ये लेस देन इक्वल टू होगा। So x such that fx less than equal to a for all a belongs to R. So this set should be a convex set. Convex set क्या होता है कि उसके बीच का कोई भी एलिमेंट लोगे तो उसमें होना चाहिए, लाइक इंटरवल होना चाहिए। R में अगर बात करूँ तो इंटरवल होने चाहिए। तो इंटरवल ये
जब हमने यहाँ पे कोई नंबर लिया तो लेस देन इक्वल टू ए, मान लो ये नंबर x इक्वल टू वाई इक्वल टू ए का ग्राफ है, हाँ एफ एक्स इक्वल टू ए का ग्राफ, तो लेस देन इक्वल टू, दिस इज टू डिसकनेक्टेड इंटरवल का अलग अलग इंटरवल है, डिसजॉइंट इंटरवल है, उसका यूनियन है, सो ये कॉन्वेक्स, क्वासी कॉन्वेक्स नहीं होगा एफ, दैट्स व्हाई सी इज करेक्ट। सो यू जस्ट रीड द डेफिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स फंक्शन, क्वासी कॉन्वेक्स फंक्शन एंड देन कॉन्वेक्स सेट, तो उससे क्वेश्चन क्लियर होगा। ओके अब ये क्वेश्चन है तो एलपीपी का छोड़ता हूँ, आई विल सी ओनली मैथ्स, ठीक है। 23 एक्स वाई बी टू इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स विथ कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, मतलब सीडीएफ है। सो बोल रहा है कि देन प्रोबेबिलिटी जेड मोर देन इक्वल टू 6। अब देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जेड का मतलब है मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा वाई मोर देन इक्वल टू 6। वैसे आपने जानने की जरूरत है, किसी दो नंबर का मिनिमम तीसरे नंबर से ज्यादा है तो वो दोनों नंबर तीसरे से ज्यादा ही होगा, क्योंकि मिनिमम वाला उससे ज्यादा है तो मैक्सिमम वाला ज्यादा हो ही जाएगा ऑब्वियसली। तो कहने का मतलब यहाँ ये हो गया कि x मोर देन इक्वल टू 6 है, एंड को मैं इंटरसेक्शन लिखता हूँ मैथमेटिकली दिस, अगर मिनिमम एक्स वाई का 6 से ज्यादा है ना, 6 से ज्यादा है, सो एक्स एंड वाई बोथ हैज टू बी मोर देन 6। सो यहाँ से आएगा x मोर देन इक्वल टू 6 इंटू वाई मोर देन, क्यों भाई, क्योंकि ये बोला था इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट क्या होता है कि a इंटरसेक्शन b की प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ b। अब y मोर देन इक्वल टू 6, तो ये जो होता है एक्चुअली दिस यू कैन राइट, क्या लिखूं मैं, इसको आप लिख सकते हो, देखो ये जो सीडीएफ है ना इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x है, और ये है प्रोबेबिलिटी y लेस देन इक्वल टू y, ऐसा है डेफिनेशन इसका। तो हमें मोर देन इक्वल टू चाहिए, कोई बात नहीं 1 माइनस कर दो, या इसी को तुम ठीक से लिखना चाहो तो, समझ आ रहा है यहाँ से मैं कुछ बोलूँ, क्या बोलूँ, चलो इसी को लिखता हूँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी हो जाएगा x लेस देन 6, ठीक है, मोर देन इक्वल टू 6 कह रहा है, तो इसको मैं ठीक से और लिखूं तो ये हो जाएगा x मोर देन, इसका कॉम्प्लीमेंट लेना आपको, 1 माइनस का कॉम्प्लीमेंट, तो लेस देन इक्वल टू 5 होना पड़ेगा क्योंकि इंटीजर वैल्यूड है इसीलिए, और यहाँ भी हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी y लेस देन इक्वल टू 5, तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस सी डी एफ ऑफ x एट 5 एंड 1 माइनस सी डी एफ ऑफ y एट 5, तो फाइनली क्या आएगा, तो फाइनली आपके पास आएगा आंसर सी डी एफ एट 5, देखो ये सी डी एफ दे रखा आपको, इसमें 5 रखो आप, और इसमें भी 5 रखो दोनों में, तो 5 रखोगे तो 1 माइनस 3/4 की पावर 5, सो 1 माइनस इसकी वैल्यू होगी 1 माइनस 3/4 की पावर 5 एंड इनटू 1 माइनस 1 माइनस 2/3 की पावर 5। सो यहाँ से आ जाएगा, सिंप्लीफाई करो इसको, सो ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा, 3/4 की पावर 5 इंटू 2/3 की पावर 5, ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा, ओपन करो आप इसको, माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना आ गया, 3/4 इंटू 2/3 इस पूरे की पावर 5, तो यहाँ से आपका 3 3 कैंसिल, 1/2 की पावर 5 1/32, ठीक है, तो ये आया होगा। सो जस्ट सी सी डी एफ आपको समझना है, और ये मिनिमम की प्रॉपर्टी यूज किया मैंने। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, ये कह रहा है कि लेट एक्स वाई बी टू रैंडम वेरिएबल्स विथ जॉइंट पीडीएफ दिस, ओके 6xy दिस, तो कह रहा है प्रोबेबिलिटी दिस, तो सबसे पहले यहाँ क्या करना होता है इस तरह के इसमें, कि आपको x इज इक्वल टू 2/3 दिया है, तो पहले आपको ये पीडीएफ है, तो पहले मुझे f ऑफ y गिवन x निकालना पड़ेगा। सो y गिवन x का डेफिनेशन क्या है, fxy अपॉन fx ऑफ x, fxy कितना है 6xy, और ये तो पता ही नहीं मुझे, तो पहले इसको निकालना पड़ेगा, तो fx ऑफ x कैसे आएगा, तो ये होता है इंटीग्रेशन 6xy dy, y के रेस्पेक्ट में, y की लिमिट क्या है 0 टू रूट x, तो चलो इसको इंटीग्रेट कर लो, तो अभी 6x बाहर कर लो, y का इंटीग्रेशन y²/2 0 टू रूट x, तो फाइनली आ जाएगा 3x इंटू एक्स, सो 2 से कटेगा 3x इंटू एक्स, तो 3x² आ गया, चल लिखता हूँ 3x², तो फाइनली सिंप्लीफाई हो क्या आया 6xy अपॉन 3x², सो 2y अपॉन x, चेक कर लो 2 टाइम x करके y अपॉन x, 2y अपॉन x, सो ये हमारा क्वांटिटी है 2y, और x आपको दे रखा है 2/3, पुट कर दो, x जब दे रखा है 2/3 तो हमारे पास मैं इधर लिख देता हूँ, तो अभी आया 2y अपॉन x, सो f ऑफ
y गिवन x इक्वल टू 2/3 रखना है। सो 3y/x आया था, 2y/x आया था। तो ये 2y/x है, x रख दो, 2y x की वैल्यू रख दो 2/3। सो यहाँ से आपके पास आ गया 2 कैंसिल हो जाएगा, 3y। सो लाइक एफ ऑफ y गिवन x इज 3y ओनली, ठीक है। तो ये क्वांटिटी आ गई। अब इसमें क्या पूछा था आपसे, प्रोबेबिलिटी y मोर देन इक्वल टू, पूछ रहा है आपसे। अच्छा यहाँ y क्या है, सो आप यहाँ से चेक कर लो y क्या है। तो y अब हो गया 0 से 1 के बीच, क्योंकि x आपने रिमूव कर दिया। सो y हो गया 0 से 1 के बीच। तो अब ठीक है, 3y, y 0 से 1 के बीच। तो y मोर देन इक्वल टू क्या पूछा था हमसे, y मोर देन इक्वल टू 1/3 पूछा है। y मोर देन इक्वल टू 1/3 गिवन x इज 2/3। सो हो गया, जैसा आपको इसमें मोर देन इक्वल टू 3 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सो आपको 3y को इंटीग्रेट करना y के रेस्पेक्ट में, y की वैल्यू बोला 1/3 से ज्यादा हो, तो 1 से ज्यादा तो हो, लेकिन कहाँ तक, 1 तक ही ले सकता है, पीडीएफ में 1 तक ही पॉसिबल है। तो यहाँ 1, तो 1/3 से 1 तक इंटीग्रेट कर लो आप। तो 3y का इंटीग्रेशन, एक मिनट मैंने कुछ गलती की है, 2y था तो 3y आ गया, समथिंग इज रॉन्ग। यहाँ पे 6 था, 3, 3 आएगा ना, 2 3 जा, सो 2y/x है ना, हाँ 2y/x है, और मुझे x रखा है 2/3। ओ यहाँ मिस्टेक किया मैंने। सो हेयर इट इज नॉट टिल 1, एक्चुअली y की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे क्वेश्चन में आप देखो, y की वैल्यू 0 से √x तक थी, और हमें x गिवन है ना, ये x गिवन है, तो मुझे यही लेना पड़ेगा 2/3। तो y की वैल्यू 0 से √x तक है, और x मुझे गिवन है तो वही यूज करना पड़ेगा। तो x है 2/3 से √2/3 तक जाएगा। हाँ यार, ये √2/3 गिवन x है ना, ये x गिवन है आपको, तो y की वैल्यू 0 से √x तक है, √2/3 तक होगा। तो यहाँ से √2/3 तक लेना पड़ेगा, यस, 1/3 से √2/3 तक लेना पड़ेगा मुझे। सो ठीक है ना, 1/3 या 0.3 और 2y करोगे तो ज्यादा आएगा, ठीक है। सो अब इसको इंटीग्रेट कर लो, तो इसका इंटीग्रेशन 3y² 2 हो गया, एंड 1/3 से √2/3। सो 3/2 आउटसाइड, इसका स्क्वायर कर लो, 2/3 माइनस 1/9, 3/2, सो 6/9 माइनस 1/9, 3/2 5/9, सो 3 3 या 9, 5/6। सिर्फ 5/6 का आंसर होना चाहिए, चेक करते हैं, यस इट इज 5/6, ओके। सो इसे मैंने सॉल्व पहले नहीं किया एक्चुअली, जस्ट मैंने क्वेश्चन देखा और आंसर की से आंसर मैच किया है, जो टिक कर लिया है ताकि दिख जाए आंसर सही है नहीं है, पहले सॉल्व नहीं किया उसको। सो अब क्या है, हमारे पास क्या है कि फॉर एनी टू सेट्स S1 S2 सबसेट ऑफ आर डिफाइन S1 माइनस S2। तो ये आप जानते होंगे सेट थ्योरी में कि S1 के वो एलिमेंट जो S2 में ना हो। तो अब P हमारे पास है वो रियल नंबर्स दिस लेस देन इक्वल टू 0, Q है रियल नंबर्स सच दैट दिस इज लेस देन इक्वल टू 1। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर Q माइनस P कह रहा है क्या होगा, या P माइनस Q माइनस P क्या होगा। चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो P जो होगा वैसे रियल नंबर जिसके लिए क्वाड्रेटिक सॉल्व कीजिए, तो ये आपका आएगा x-1, x-2, इज इट, नो। सो ये आएगा x-3 एंड x, तो x, यस नाउ इट इज x-3 इंटू x+1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा x-3 x+1, तो लेस देन इक्वल टू 0 है, तो एक नंबर लाइन बना लेते हैं। इसको 0 पुट करेंगे जब x-3 इंटू x+1 को, तो -1 और 3 मिलेगा। आपको डिस्कार्टस रूल आता होगा साइंस स्कीम वाला, है ना। सो वेवी कर्व मेथड बोलते हैं, प्लस माइनस प्लस, जब x की वैल्यू 3 से ज्यादा लेंगे तो ये पॉजिटिव आंसर देगा, -1 3 के बीच में लेंगे तो नेगेटिव आंसर देगा, और -1 छोटा लेंगे तो पॉजिटिव आंसर देगा। आपको क्या चाहिए, नेगेटिव आंसर, तो नेगेटिव किस इंटरवल में मिल रहा है, -1 से 3 में। तो ये आंसर आपका पी सेट आ गया, इक्वल टू भी लगा हुआ है इसलिए हमने इंक्लूड किया एंड पॉइंट को, तो -1 से 3 में आ गया। क्यू चाहिए, तो क्यू वैसे ही है, x बिलोंग्स टू आर सच दैट log
चलो लॉग को राइट में भेज दो, तो लॉग में बेस 5 है तो राइट में जाएगा तो 5 की पावर बनेगा। सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 5 की पावर 1। सो वैसे एक्स सच दैट, अब ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है 5 की पावर 1 लेस देन इक्वल टू 5 है, तो चलो एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 कब होता है जी? जब एक्स की वैल्यू -2 और 2 के बीच होगी, तो ये इंटरवल आया आपका -2 और 2। तो Q की वैल्यू आई -2 से 2 का इंटरवल, P की वैल्यू -1 से 3 का इंटरवल। अब बोल रहा है कि चलो यही बना देता हूँ आपके लिए मैं नंबर लाइन। सो अब आप ध्यान से देखिए हमारे पास क्या क्या नंबर है। एक है -2, -1, 2, 3। सो देखिए एक सेट है -1 से 3, सो ये -1 से 3 एक P है, और Q है, Q जो है -2 से 2 है, ये वाला है। अब A माइनस बी का मतलब होता है A का वो पार्ट जो B में ना हो। तो जैसे आप P माइनस क्यू निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा? अगर आप P माइनस क्यू निकालेंगे, सो इफ यू फाइंड P माइनस क्यू सो यू विल गेट, एक बार पहले P क्वेश्चन कौन सा, P -1 से 3 था, हाँ। सो P माइनस क्यू का मतलब P का वो पर्सन जो Q में ना हो, तो वो ये है। कलर चेंज, ये पोर्शन है, ये वो पोर्शन है P का जो Q में नहीं है। तो मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ कि P माइनस क्यू जो होगा दैट विल बी P माइनस क्यू। ओके, तो 2 से 3 क्लोज तक होगा, ठीक है। और Q माइनस P, अब Q में से P घटाना है तो Q का वो पोर्शन जो P में ना हो, तो ये वाला है। अब देखिए -1 दोनों में है तो आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा -2 क्लोज से ओपन 1 -1 तक, -2 क्लोज से ओपन -1 तक। तो ये वो पार्ट है जो Q में है P में नहीं है। सो दैट्स व्हाई इट इज करेक्ट, आप चेक कर लीजिए। और P माइनस क्यू 2, 3 था, यहाँ क्लोज लगा दिया इसलिए गलत हो गया, मतलब यहाँ क्लोज लगा दिया इसलिए गलत हो गया, ठीक है। तो बाकी ऐसे ही है। ओके, सो दिस D इज करेक्ट। ओके, सो अब ये बोल रहा है कि if we a function defined on this, so आपको पता है cos 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है। और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? प्लस कॉस थीटा होता है। तो ये साइन मॉड एक्स अपॉन कॉस मॉड एक्स मतलब माइनस टैन मॉड एक्स आ गया आपके पास। ये फाइनल सिंप्लीफाई होके एफ एक्स जो आपका आया वो टैन मॉड एक्स है माइनस में। अब व्हाट इफ कॉन्टिन्यूअस नहीं है जीरो पे, तो आप राइट हैंड लिमिट निकालो, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, जीरो पे सेम ही आंसर देगा। मॉड एक्स कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, टैन भी कॉन्टिन्यूअस है, कॉम्पोजिशन लिया सो कॉन्टिन्यूअस होगा। मतलब सॉरी ये बोला नॉट कॉन्टिन्यूअस, इसलिए गलत हो गया। नॉट कंसिडर करना, कॉन्टिन्यूअस है ये फंक्शन। आप कैसे करते कॉन्टिन्यूटी? राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, वैल्यू एट अ पॉइंट, सब इक्वल आएगा जीरो के। सो ये कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन ऑप्शन कह रहा है कॉन्टिन्यूअस नहीं है, इसलिए गलत है। इफ कॉन्टिन्यूअस है यस, डिफरेंशिएबल नहीं है। तो डिफरेंशिएबल कब होता है? चलो डिफरेंशिएट कर लो इसको। तो पहले इसको ब्रेक कर लेता हूँ। एफ एक्स को ही मैं दो पार्ट में लिखता हूँ। जब एक्स पॉजिटिव होगा तो मॉड एक्स को आप एक्स लिखते हैं, तो tan एक्स हो गया वो। माइनस tan एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस सिकेंट स्क्वायर एक्स। और जब एक्स नेगेटिव है तो मॉड एक्स माइनस एक्स हो जाता है, tan माइनस एक्स माइनस tan एक्स हो जाएगा, तो माइनस खत्म हो जाएगा, माइनस पहले से बाहर है तो वो tan एक्स हो जाएगा। tan एक्स का डेरिवेटिव ओनली सिकेंट स्क्वायर एक्स। अब कह रहा डिफरेंशिएबल नहीं है जीरो पे, तो मैंने अभी फंक्शन निकाला, ओ डिफरेंशिएट भी कर दिया मैंने। ओके, मैं एक बार फंक्शन ठीक से लिखता हूँ। मैंने ये डिफरेंशिएशन कर दिया डायरेक्टली। एफ एक्स को आप ठीक से लिखते तो ऐसा आता tan एक्स होगा माइनस tan एक्स होगा अगर एक्स मोर देन जीरो होगा, और tan एक्स होगा अगर एक्स लेस देन जीरो होगा। इसी को मैंने सिंप्लीफाई किया, मॉड एक्स को खोला है। अब इसको आप डिफरेंशिएट करो, इसको आप डिफरेंशिएट करोगे, आप लिख के मैं जो बोल रहा हूँ उसको साथ में लिखो, वीडियो पॉज करके फिर आप साथ में करो। सो माइनस tan एक्स और ये tan एक्स, इसको डिफरेंशिएट करो आप। सो डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस tan एक्स का डेरिवेटिव माइनस सेकंड स्क्वायर एक्स, और tan एक्स का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर एक्स। अब बोल रहा है जीरो पर डिफरेंशिएबल नहीं है, तो फंक्शन कब डिफरेंशिएबल होता है? जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हो। अब दोनों में एक्स को जीरो रखो, सेक स्क्वायर जीरो। जब आप जीरो प्लस लेंगे राइट हैंड लिमिट एफ डैश जीरो प्लस राइट हैंड लिमिट ऑफ जीरो, तो आपका आंसर -1 आएगा। एफ डैश जीरो माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ जीरो लोगे आप, तो आपका आंसर 1 आएगा। दोनों इक्वल है क्या? नो, दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल।
डिफरेंशिएबल होने के लिए राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। सो दिस ऑप्शन इज सेइंग करेक्ट कि डिफरेंशिएबल नहीं है, कॉन्टिन्यूअस है, दिस ऑप्शन इज फाइन। ओके, अब ये वही चीजें कह रहे हैं। आप देखो, एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो, ये एफ डैश एक्स की डेफिनेशन है, अगर एग्जिस्ट करती है तो व्हेन एक्स टेंड्स टू जीरो। जीरो प्लस ले लिया, प्लस ले लिया मतलब राइट हैंड लिमिट की बात कर रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव की बात कर रहा है, जो कि मेरा क्या आया, -1 आया। दिस इज ट्रू ऑप्शन। अगर ये यहाँ एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस होता तो आंसर 1 होता, और चूंकि दोनों इक्वल नहीं है इसलिए डिफरेंशिएबल नहीं है। राइट हैंड डेरिवेटिव दे रखा है ये, जो कि -1 है। ओके, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 था। मैं बता दूं आपको यहाँ पे कि जो एफ डैश एक्स की डेफिनेशन है, एफ डैश जीरो की लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो। जो मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपको बोल रहा था वो ये है, एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो। जो मैं राइट हैंड डेरिवेटिव बोल रहा हूँ वो ये है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपॉन एक्स। यहाँ जीरो प्लस है, जीरो के राइट हैंड लिमिट पे जा रहे हैं, यहाँ एक्स जीरो के लेफ्ट हैंड लिमिट पे जा रहा है, लेफ्ट साइड। अगर ये दोनों क्वांटिटी इक्वल आता है तो बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट करती है, और उसका आंसर जो भी इक्वल है, तो लिमिट इक्वल होगा तो फिर एफ डैश जीरो एग्जिस्ट करेगा, और दोनों जिसके इक्वल है उसके इक्वल है, दोनों डिफरेंट आए तो नॉट डिफरेंशिएबल। जीरो की जगह कोई और नंबर भी रख सकते हो। ओके, सो ओके, एंड दिस इज रॉन्ग। कह रहा है एफ डैश जीरो -1 है, एफ डैश जीरो का मतलब है फंक्शन डिफरेंशिएबल है जीरो पे और वैल्यू -1। नहीं भाई, क्योंकि राइट हैंड डेरिवेटिव तुम्हारा -1 था, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 है, दोनों इक्वल तो है ही नहीं, तो डिफरेंशिएबल तो है ही नहीं, तो डेरिवेटिव -1 कैसे हो सकता है, गलत है। ओके, अब ये कह रहा है आपसे 36 कि so a matrix you have, and now what will you do, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लीकेशन है जस्ट। एम मैट्रिक्स को 3 1 से मल्टीप्लाई करना, चलो यही कर देता हूँ। तो एम मैट्रिक्स को 3 1 से मल्टीप्लाई करे क्या आएगा, सो यू मल्टीप्लाई दिस बाय दिस, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। सो इसको इससे करो, 3x प्लस 3y प्लस x माइनस वाई, तो ये आ जाएगा 4x एंड 3y माइनस वाई 2y, ये ऐसा आएगा। यहाँ से मल्टीप्लाई करो 3x, इसको इससे करो, सो ये होगा 3x माइनस 3y प्लस x प्लस वाई, सो 4x माइनस 2y। ठीक है, माइनस प्लस, ठीक है। अब क्या करा, वो इक्वल है -1 3 के, अब ये इक्वल है -1 3 के, रख दो इक्वल। सो 4x प्लस 2y -1 है, एंड 4x माइनस 2y 3 है। इक्वेट करो, ऐड कर लो, 8x बराबर 2, x बराबर 1/4, x 1/4 किसी भी एक में रख दो, इसी में रख दो। सो 1 प्लस 2y इज -1, सो 2y इज -2, सो y इज -1, तो xy मिल गया मुझे। चेक कर लेते हैं ऑप्शन, x 1/4 आ गया, y -1 आ गया, तो क्या x प्लस वाई ऐड करने पे -3/4 आएगा, तो -1 प्लस 1/4, यस, ठीक है, ठीक है ना। 1/4 में से 1 घटाइए आप, सो आपके पास x है 1/4 और y है -1। जस्ट चेक ऑल द 4 ऑप्शन, जस्ट पुट कर लो, तो ये गलत हो जाएगा, x माइनस वाई 3/4 नहीं आएगा, ठीक है, वो 5/4 आएगा। ओके, अगर डिटर्मिनेंट m -1 है तो डिटर्मिनेंट चेक कर लो, डिटर्मिनेंट क्या होगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस, सो डिटर्मिनेंट हो गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर। डिटर्मिनेंट m, x प्लस वाई कितना है, तो x प्लस वाई था -3/4, तो यह आ जाएगा 9/16। x माइनस वाई कितना है, x माइनस वाई जो होगा 5/4 है, 5/4 का स्क्वायर 25/16, 25 प्लस 9 कितना होगा, अच्छा बीच में माइनस है ना, सॉरी, ये बीच में माइनस है, तो माइनस 9 माइनस 25 -16 अपॉन माइनस प्लस 16, मतलब 9/16 -25/16, तो आएगा -16/16 -1, दिस इज ट्रू। एंड बोला डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट, ये फॉर्मूला होता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट m का फॉर्मूला है डिटर्मिनेंट m की पावर 2 - 1। 2 क्या है, m का जो ऑर्डर है, m 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है ना, m क्या है 2 क्रॉस 2 का, अगर 3 क्रॉस 3 का हो तो पावर में 3 -1 लिखता, क्या 2 -1 लिखना, ये फॉर्मूला होता है, n क्रॉस n का मैट्रिक्स है, तो एडजॉइंट m का डिटर्मिनेंट m के पावर, डिटर्मिनेंट m के पावर n -1 होगा। सो यहां से आ गया तुम्हारे पास, सो यहाँ से आ जाएगा -1 की पावर 1, जस्ट -1, सो ये बोल रहा है 1 है, गलत है, ठीक है ना, ये गलत बोला ना, -1 आएगा।
ओके, सो नेक्स्ट। सो बहुत सारे क्वेश्चन है, चलो इसको कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, देखो, के रियल नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट फॉर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो पहले तो देख लो, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, उससे एक आइडिया लग जाएगा रूट रियल है कि नहीं है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर एस, बी की जगह ये है, ए की जगह वन है, सी की जगह नाइन के माइनस फाइव है। सो फोर टाइम के प्लस वन स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इंटू नाइन के माइनस फाइव। ठीक है, दिस इज, नहीं अभी वैल्यू निकालो कितना आता है सिंप्लीफाई करके। सो फोर टाइम के स्क्वायर प्लस टू के प्लस वन माइनस नाइन फोर जा थर्टी सिक्स के प्लस ट्वेंटी। तो देखो, फोर के स्क्वायर प्लस एट के प्लस फोर माइनस थर्टी सिक्स के प्लस ट्वेंटी। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और कितना आता है, फोर के स्क्वायर माइनस थर्टी सिक्स प्लस एट कितना होगा, ट्वेंटी एट, ट्वेंटी एट के प्लस ट्वेंटी फोर, फोर कॉमन ले लो, के स्क्वायर माइनस सेवन के प्लस सिक्स, सो फोर कॉमन ले लो, के माइनस वन के माइनस सिक्स। ठीक है, यस। सो ये आपका डिस्क्रिमिनेंट आ गया, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, क्वाड्रेटिक है, तो उसका डिस्क्रिमिनेंट आया फोर टाइम के माइनस वन के माइनस सिक्स। अब देखते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है के लेस देन इक्वल टू वन होगा तो रूट रियल होगा और पॉजिटिव होगा। तो रूट रियल पहले चेक करते हैं। तो आपको पता है ना डिस्क्रिमिनेंट में क्या होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो है तो रियल एंड इक्वल रूट होता है, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो है तो रियल नहीं, नॉन रियल कॉम्प्लेक्स रूट आएगा, और डिस्क्रिमिनेंट मोर देन जीरो है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट आएगा। तो बोल रहा है कि रियल होगा, रियल होने के लिए क्या होना चाहिए, रियल एंड पॉजिटिव। अच्छा, तो रियल होने के लिए क्या चाहिए, देखो, तो रियल होने के लिए आपको चाहिए डिस्क्रिमिनेंट मोर देन जीरो। तो उसको पहले एक काम करो, इसको जीरो पुट करोगे तो क्या आएगा, फोर के माइनस वन के माइनस सिक्स, तो वन और सिक्स। तो फिर से वो साइन स्कीम या जो डिस्कार्टस रूल होता है या वे भी मेथड है, तो सिक्स से ज्यादा वैल्यू लोगे तो पॉजिटिव देगा, सिक्स और वन के बीच लोगे तो नेगेटिव देगा, एंड वन से कम लोगे तो पॉजिटिव देगा। तो बोल रहा है लेस देन इक्वल टू वन, तो जब लेस देन इक्वल टू वन की वैल्यू लोगे ना तो आंसर पॉजिटिव देगा। पॉजिटिव का मतलब ये हो गया कि रूट रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। ओके, अब पॉजिटिव बोल रहे हैं तो पॉजिटिव के लिए क्या चेक करना पड़ेगा मुझे, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन ए। सो नाइन के माइनस फाइव अपॉन वन, तो नाइन के माइनस फाइव। अब देखो के लेस देन इक्वल टू वन के लिए कह रहा है रूट्स रियल होगा पॉजिटिव होगा, चलो के लेस देन इक्वल टू वन, कोई एक नंबर ले लो लेस देन इक्वल टू वन, जीरो, जीरो लेस देन वन है, जीरो रख दो, इसमें कितना आंसर आएगा, माइनस फाइव। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स माइनस फाइव है, दो नंबर को मल्टीप्लाई करके निगेटिव नंबर आ रहा है, इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा, दोनों पॉजिटिव नहीं होगा, इसलिए गलत हो गया। ये कह रहा है ना कि रूट्स रियल होगा पॉजिटिव ही होगा, नहीं, अल्फा इंटू बेटा माइनस फाइव आ गया, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट नेगेटिव आ गया, तो एक को नेगेटिव एक को पॉजिटिव होना पड़ेगा, दोनों नेगेटिव होगा तो प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा, दोनों रूट पॉजिटिव है प्रोडक्ट पॉजिटिव रहेगा। लेकिन बोल रहा है रूट्स आर पॉजिटिव, दिस इज रॉन्ग, रूट्स पॉजिटिव होगा तो अल्फा इंटू बेटा माइनस वन नहीं आएगा, तो गलत हो गया। अब बोला टू से फोर के बीच में तुम्हारा रूट्स कॉम्प्लेक्स होगा, तो चलो टू से फोर में थ्री ले लो। अच्छा, यहाँ टू फोर्थ इस बीच में है, यहाँ टू है फोर है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है ना, सही बात है, क्योंकि आप देख रहे हो नेगेटिव लिखा है ना, ये जीरो कब होगा, सिर्फ वन सिक्स पे, है ना, और वन और सिक्स के बीच वैल्यू लोगे तो आपका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आएगा, यहाँ लिखा बीच में नाइन नेगेटिव लिखा हुआ है ना। सो बोल रहा है रूगल कॉम्प्लेक्स, यस ट्रू है ये। फोर से सिक्स के बीच में रूट्स आ रही है, नो ये गलत हो गया, क्योंकि बी करेक्ट है तो सी फॉल्स हो गया, सेम। ओ, फोर से सिक्स कह रहा है, सॉरी सॉरी, लेट मी चेक, फोर से सिक्स है ना, तो यहाँ भी ये फोर से सिक्स, ठीक है, फोर से सिक्स में क्या डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो कॉम्प्लेक्स रूट है, तो गलत ही है। के मोर देन इक्वल टू सिक्स, अब देखो मोर देन इक्वल टू सिक्स में डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होगा, तो इक्वल टू है ना, इक्वल टू भी लगा रखा सिक्स, तो रूट्स आर रियल एंड नेगेटिव, तो फिर से मैं अल्फा इंटू बीटा निकाल देता हूँ, तो अल्फा बीटा हमारा कितना आया था, नाइन के माइनस फाइव। अब सिक्स से ज्यादा कोई भी नंबर लो, तो नाइन के सिक्स से ज्यादा है ना, तो नाइन के जो होगा फिफ्टी फोर से ज्यादा होगा, तो नाइन के माइनस फाइव हमेशा फिफ्टी फोर माइनस फाइव फोर्टी नाइन से ज्यादा होगा, तो अल्फा इंटू बीटा हमेशा पॉजिटिव होगा,
ठीक है, और रूट्स आर रियल, तो रूट्स आर रियल, रियल तो है, और प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव है, तो प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो दोनों रूट्स नेगेटिव भी तो हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं। चलो चेक कर लेते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। सो माइनस बी अपॉन ए करोगे तो माइनस 2 टाइम के प्लस वन अपॉन वन। सो माइनस बी अपॉन ए ना, तो ये नेगेटिव आ गया, क्योंकि के मोर देन इक्वल टू 6 है तुम्हारा, तो ये नेगेटिव। अब दो नंबर को तुम ऐड कर रहे हो और वो नेगेटिव आंसर दे रहा है, इसका क्या मतलब है, और दोनों का प्रोडक्ट तुम्हारा पॉजिटिव आ रहा है, दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब या दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है। अगर दोनों पॉजिटिव होता तो सम पॉजिटिव आना था, तो पॉजिटिव तो है नहीं, इसका मतलब नेगेटिव ही होगा। दिस इज ट्रू। समझ रहे हो ना, प्रोडक्ट पॉजिटिव है, वहीं 49 से ज्यादा होगा तो पॉजिटिव होगा, तो या दोनों नंबर नेगेटिव है या दोनों पॉजिटिव है। अगर दोनों पॉजिटिव होता तो अल्फा प्लस बीटा पॉजिटिव आना चाहिए, लेकिन यहाँ नेगेटिव आ रहा है, तो गलत है ना। तो कहने का मतलब ये है कि रूट्स पॉजिटिव नहीं होगा, तो क्या होगा, नेगेटिव होगा, ये ऑप्शन भी नेगेटिव ही कह रहा है, इसका मतलब ट्रू ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो पॉजिटिव रूट नहीं होगा। तो जो जो मैं बोल रहा हूँ एक बार अच्छे से आप लिख लो वन बाय वन, ऐसे आपको शायद वो समझ नहीं आ रहा क्या क्या लिख दिया मैंने। जस्ट एक लाइन बोल रहा हूँ, पॉज करो लिखो, पॉज करो लिखो, स्टेप बाय स्टेप लिखो, समझ नहीं आ रहा कमेंट में पूछो। सो ओके, सो ये कह रहा है कि जस्ट इंटेक, देखो जब भी डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर हो क्या करते हो तुम, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, रैशनलाइज कर लो। 0 से 9 x माइनस वन, यहाँ है वन, सो रूट एक्स प्लस वन लिख सकते हैं ना। सो इधर रूट एक्स माइनस वन, रूट एक्स माइनस वन डी एक्स। सो 0 से 9, ऊपर हो गया x माइनस वन, रूट एक्स माइनस वन, सो x माइनस वन डी एक्स। सो यहाँ से इंटीग्रेशन रूट एक्स माइनस वन डी एक्स, 0 से 9 रूट एक्स का इंटीग्रेशन 3/2 अपॉन 3/2 माइनस एक्स। ठीक है, 0 से 9। सो पुट कर लो वैल्यू, तो 9 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 9 रखो, 9 की पावर 3/2, 27 अपॉन 3/2 माइनस 9, 0 चेक कर लो इसको कितना है। सो 27 इंटू 2/3 माइनस 9, सो 9 आ गया, 9, 9 करेक्ट है। ओके, जैसे इंटीग्रेट रैशनलाइज करके इंटीग्रेट कर दिया। अब ये क्या बोल रहा है, इसको उधर करके दिखाता हूँ। कंसीडर द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन। So consider the first order difference equation. So difference equation is first order difference equation. ठीक है, मतलब like difference equation is like recurrence equation, recurrence, या मैं बोलूँ कि हाँ recurrence, और there is one more word recursion, हाँ ये recursion, so recurrence equation। so आपको मैं इधर लिखता हूँ उसको 45। so 45, so 45 में क्या हमारे पास है, एक्स एन की वैल्यू है n प्लस वन अपॉन एन, एक्स एन की वैल्यू है n प्लस वन अपॉन एन। अच्छा क्या है, एक्स एन की वैल्यू n प्लस वन अपॉन एन, एक्स एन माइनस वन। कब, जब n की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अब पूछ रहा है कि अच्छा एक और चीज आपको दे रखा है, एक्स नॉट टू दे रखा है। सो इनिशियली 2 है, तो बोल रहा है x100 माइनस x50 क्या होगा, ठीक है ना। तो चलो पहले मैं x50 निकाल के दिखाता हूँ। सो जरा इसको ध्यान से देखो, ठीक है। x50 की बात करते हैं, ठीक है, तो कितना होगा ये, n को मैंने 50 रखा है, तो n को 50 रखो, तो ये 51/50, x कितना हो जाएगा 49, फिर 51/50 हो गया। अब x49 इसी रूल से निकालो, कितना आएगा 50/49 इंटू x48। इसी में रिकर्सन ये होता है कि बार बार इसको यूज करो। सो एट द एंड क्या होगा 51/50, आप पैटर्न देख पा रहे हो, 50/49, फिर 49/48 चलता रहेगा, लास्ट में होगा 2/1 और यहाँ हो जाएगा x0। तो 49 है तो x48 था ना, यहाँ जब 50 है तो x49 है ना। ओके, यहाँ जब n है तो n-1 है ना, तो यहाँ जब 1 होगा तो ये x0 है। सो जस्ट पुट द वैल्यू। सो क्या होगा, ये इससे कैंसिल, ये इससे कटता रहेगा, तो ये इससे कट जाएगा,
तो ये 1 नहीं कटेगा, ये 1 नहीं कटेगा, ये 2 कट जाएगा, ये इससे कट रहा है ना। सो फाइनली बचेगा 51/1 टाइम x नॉट। सो 51 इंटू 2 आ गया इसका वैल्यू x 50 की। ऐसे ही x 100 निकालोगे तो आप पैटर्न अगर समझ पाए हो तो 101/100, 100/99, 99/98 चलता रहेगा, लास्ट में 2/1 x नॉट। तो ये कट गया, ऐसे ही कटता रहेगा। सो x की वैल्यू 100 है, 101 इंटू x नॉट 2। तो देख लो क्या चाहिए, x 100 माइनस x 50। सो 101 इंटू 2 माइनस 51 इंटू 2, ये कट के आ गया 50 into 2, which is 100. Okay, so answer is 100. Do it carefully. So 100, ठीक है। ओके, 47 क्या है, x1 जो है नॉर्मल μ1 σ1 स्क्वायर है, x2 μ2 σ2 स्क्वायर है, b2 नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल, μ1 की वैल्यू 2 है, μ2 की वैल्यू 3 है, σ1 स्क्वायर 4 है, σ2 स्क्वायर 9 है। सो μ1 मी वेरिएंस, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन दिस, सो रो नोटेशन है, हाफ है। तो कह रहा है वेरिएंस ऑफ दिस, तो एक फॉर्मूला होता है वेरिएंस ऑफ x1 प्लस का फॉर्मूला है वेरिएंस x1 प्लस वेरिएंस x2 प्लस 2 टाइम कोवेरिएंस बिटवीन x1 x2। वेरिएंस x1 तो पता ही है हमें 4, वेरिएंस x2 भी पता है 9, अब 2 टाइम कोवेरिएंस x1 x2। तो एक्चुअली क्या होता है ना, कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला होता है कोवेरिएंस x1 x2 अपॉन σ1 σ2। ये फॉर्मूला है कोरिलेशन कोएफिशिएंट का। कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज रो की वैल्यू हाफ थी, कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू कोवेरिएंस अपॉन रूट अंडर वेरिएंस, तो वही बात है, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर होता है। तो ये σ1 σ2 ये फॉर्मूला है। तो यहाँ से कोवेरिएंस निकाल लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, कोवेरिएंस बिटवीन x1 x2 हो जाएगा रो σ1 σ2। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 2 टाइम रो σ1 σ2, पुट कर लो। सो 4 + 9 13, 2 इंटू रो की वैल्यू कितनी है हाफ, σ1 कितना है 2, σ2 कितना है 3, कितना आ गया 2 2 कैंसिल कर दो। सो 13 + 2 3 जा 6, 19, ठीक है 19 है, यस। सो 19, जस्ट पुट द फॉर्मूला वेरिएंस x1 + x2 का फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, सो कंज्यूमर ऑलवेज 50% ईट मंथली। अच्छा, ये इकोनॉमिक्स क्या करो आराम से, प्राइस इलेक्ट्रिसिटी मुझे नहीं आता। सो 454 yx with the solution of differential equation this। so ये वेरिएबल सेपरेबल टाइप का दिख रहा है, dy by dx is equal to y square minus y। so dy upon y into y minus 1 is equal to dx। just पार्शियल फ्रैक्शन करो, y minus 1 1 upon y dy is equal to dx। सॉल्व कर लो। सो log y minus 1 minus log y is equal to x plus c। सो ये हो जाएगा log y minus 1 upon y is x plus c, लाइक c1 ले लो, log को उधर भेज दो। सो y minus 1 upon y e की पावर x plus c1, तो e की पावर x, e की पावर c1, e की पावर c1 को कुछ नाम दे दो। सो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, e की पावर c1 का नाम a रख दो, मान लो a e की पावर x हो गया। सो y minus 1 is equal to a की पावर into y। सो यहाँ से आ जाएगा y minus a की पावर माइनस y is 1। सो y कॉमन ले लो, 1 minus a की पावर x is 1। सो यहाँ से आ गया आपके पास y की वैल्यू 1/1 minus a e की पावर x। तो फाइनली कुछ आया कि y of x is equal to 1/1 minus a e की पावर x। a कोई कांस्टेंट है, अब चेक करो क्या बोल रहा है। तो ये बोल रहा था कि log 2 रखोगे तो 1/3 आएगा, चलो log 2 रख देते हैं x को। सो log 2 रखोगे तो 1/1 minus a e की पावर log 2, तो log e कैंसिल, 2 बचेगा, ठीक है, e की पावर log 2, ठीक है ना। तो log e कैंसिल हो जाता है, लाइक 2 बचा 2a, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 1/3। सो दिस इज 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3 is equal to 1 minus 2a, 2a is equal to minus 2, yes, तो a is minus 1। तो फाइनल आंसर कुछ ऐसा आया, a को -1 रख दो, अब तुम्हारा आंसर आया y बराबर, a को -1 रखो, सो 1/1 plus e की पावर x, 1/1 plus e की पावर x। चेक करो अब x को कह रहा है कि तुम log 3 रखो,
तो 1/1 प्लस ई की पावर log 3, log ई कैंसिल, तो 3, 1 + 3 4, 0.25, ठीक है, ये आ गया। ये अपने वहीं से नंबर छोड़ो। चलो 57 क्या कह रहा है, x1 x2 x3 x4 विद इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल फॉलोइंग स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैंडर्ड नॉर्मल है। y डिफाइंड है x1 + x2 होल स्क्वायर x3 + x4 होल स्क्वायर। देन देखो सिंपल क्या है, x1 x2 सब नॉर्मल 0 1 है, सब नॉर्मल 0 1। तो x1 + x2 निकालोगे ना, तो इसका मीन 0 आएगा, वेरिएंस 2 आएगा। x3 + x4 निकालोगे तो ये भी नॉर्मल 0 2 आएगा, मीन 0 वेरिएंस 2 आएगा। फॉर्मूला लगाओ, वेरिएंस इंडिपेंडेंट है ये। सो 1 + 1 2, ठीक है, मीन 0 + 0 0। अब यहाँ क्या होगा, x1 + x2 का मीन 0 है, स्टैंडर्ड डेविएशन √2 है, वेरिएंस का रूट स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये अभी जो है ये नॉर्मल 0 1 है। सेम थिंग x3 + x4 अपॉन √2 के साथ होगा। और नॉर्मल 0 1 का स्क्वायर जो होता है वो chi² 1 होता है। तो इसका होल स्क्वायर कर दूंगा तो अब ये chi² 1 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर कर दूंगा chi² 1 हो जाएगा। तो यहाँ बस 2 की कमी है, तो मैं y को रीराइट कर रहा हूँ, देखो ध्यान से। 2 हटा दो तो यहाँ हो गया x1 + x2 अपॉन √2 का स्क्वायर, x3 + x4 अपॉन √2 का स्क्वायर। एंड नाउ यू जस्ट यूज, तो chi² 1 इसका डिस्ट्रीब्यूशन, chi² 1 इसका डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉपर्टी chi² का यूज करो, chi² 2 हो गया। सो 2 टाइम chi² 2 आ गया, तो y का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया 2 टाइम chi² 2। क्या पूछा तुमसे, तुमसे पूछा वेरिएंस ऑफ y, लगा दो वेरिएंस दोनों तरफ। सो वेरिएंस ऑफ y, सो वेरिएंस ऑफ y जो होगा, वेरिएंस ऑफ y लगा 2 का स्क्वायर 4, कोई नंबर पे जब वेरिएंस लगा दे डबल स्क्वायर हो जाता है, नॉट डबल स्क्वायर। सो 2 स्क्वायर 4, chi² 2 का वेरिएंस कितना होता है, 2 × 4, तो 4 × 16 आंसर है। 16 है क्या इसका आंसर, यस। फिर से बोल रहा हूँ, k टाइम chi² अगर मान लो n है, तो इसका वेरिएंस आएगा k² × 2n, ये बोल रहा हूँ मैं, k² × 2n। ओके, तो यहाँ वही हुआ है। That's all. Yeah, so thank you so much. I hope it will help you. Okay, thank you.